हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को इस बुक की फुल रिवीजन कराने वाली हूँ विद माय नोट्स। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको इस पूरी बुक को आज रिवाइज करा रही हूँ, जिस टाइप से पेपर में जिससे मतलब हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक है BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। इसमें सबसे पहले हम खंड की बात करते हैं। इस वाली बुक में टोटल 3 खंड हैं। पहला खंड हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, जिसके अंतर्गत ये 2 इकाइयाँ आएंगी, हिंदी गद्य का विकास और हिंदी गद्य की विविध विधाएं। उसके बाद खंड 2 है, जिसमें इकाई 3 से लेकर इकाई 10 तक आएगा और जिसका नाम क्या है, हिंदी उपन्यास और कहानी, ये इसका नाम है। इसके बाद खंड नंबर 3 है, जिसका क्या नाम है, हिंदी निबंध। इसमें भी टोटल पाँच इकाइयाँ रहेंगी, 11 से लेकर 15 तक। इसके अलावा जो लास्ट में व्याख्या हेतु निर्धारित गद्यांश दे रखे हैं, इनको भी मैं आपको कराऊंगी कि किस टाइप से हम किन कीवर्ड्स का यूज़ करके हम इजीली समझ सकते हैं एग्ज़ाम में कि मतलब ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसका लेखक कौन है, हम इसको अच्छे से जान पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस बुक की सीरीज़ को। सबसे पहला हमारा ये है खंड 1 हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे इकाई नंबर 1 हिंदी गद्य का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके अलावा हिंदी गद्य का विकास कब हुआ था? आधुनिक काल में हुआ था और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये था हमारा थोड़ा बहुत हिंदी गद्य के विकास के बारे में। इसके बाद इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके आने की संभावनाएं हैं। हिंदी गद्य के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें सबसे पहला कारण क्या था? ईसाई जो मिशनरियाँ थी वो थी, उन्होंने योगदान दिया था हमारे गद्य के विकास में। जैसे देखते हैं अभी, ईसाई मिशनरियों ने हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य में अनेक पुस्तकें तैयार करवाईं। इस प्रकार इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। धर्म प्रचार के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनता की भाषा का प्रयोग किया और मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ हिंदी गद्य का भी विकास हो गया। उसके बाद दूसरा कारण है नवीन आविष्कार। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए मुद्रण, यातायात और संचार के नए साधनों का प्रयोग किया। इसके अलावा मुद्रण के विकास के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हो सका। यातायात के साधनों ने इन पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को अन्य शहरों में पहुंचाना आरंभ कर दिया। इसी वजह से गद्य लेखन का विस्तार हो गया। ये हमारे 2 कारण हो चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा कारण क्या रहा। शिक्षा का विस्तार। 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। इससे पहले भारत में जो एजुकेशन थी वो संस्कृत और फारसी भाषा में ही दी जाती थी, लेकिन राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि हमको अंग्रेजी भाषा का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत और फारसी भाषा के यूज़ करके हम नए युग में प्रवेश हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 1803 में हिंदी उर्दू की पढ़ाई आरंभ हुई भारत में। 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें कि हिंदी पढ़ाई जाती थी। 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। इन संस्थाओं ने हिंदी गद्य में अच्छे अच्छे ग्रंथ तैयार करवाए हैं और इन्हीं की मदद से हमारे हिंदी गद्य का भी विकास हो गया था। इसमें 4th पॉइंट है समाज सुधारक आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में कई समाज सुधारक आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों ने हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और जनता में अपने देश और धर्म के लिए चेतना जगाना।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा इसमें से हमसे टू क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का काल क्या था? 1857 से लेके 1900 तक। आधुनिक काल का प्रथम चरण इसको कहा जाता था, भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब जो भारतेंदु युग है इसको प्रवेश द्वार माना जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। इस समय हिंदी गद्य की सर्वांगीण प्रगति हुई और उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचनाएं, जीवनी आदि विधाओं में मौलिक रचनाएं लिखी गई। इस टाइम के जो भारतेंदु युगीन कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीताराम, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सभी क्या थे? भारतेंदु युगीन कवि थे। बात करते हैं भारतेंदु युग की विशेषताओं की। राष्ट्र प्रेम की भावना, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग की प्रधानता थी, प्रकृति वर्णन किया गया था, गद्य और अन्य विधाओं का विकास किया गया, और भाषा की बात करें तो ब्रज व खड़ी बोली को अपनाया गया था गद्य में। ये हमारा हो गया है भारतेंदु युग। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, जिसका टाइम क्या था? 1900 से लेके 1920 तक। भारतेंदु युग के बाद का ये वाला युग है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। ये खड़ी बोली हिंदी की कविताओं के प्रारंभिक व महत्वपूर्ण कवि थे। द्विवेदी को आचार्य उपाधि मिली थी, जो कि पहले साहित्यकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मिथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी युगीन कवि हैं। इस द्विवेदी युग में 2 महाकाव्य लिखे गए थे। कौन से? सुमन और पथिक। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने, चाहे वे गद्य की रचनाएं कर रहे हों या पद की, सभी में युगानुरूप साहित्य की रचना की। विशेषताएं क्या क्या रही द्विवेदी युग की? खड़ी बोली को इन्होंने अपनाया था, नीति व आदर्शता की बात इन्होंने की है, हास्य और व्यंग काव्य लिखे हैं, सामान्य मानवता अपनाई है, अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध किया है, प्रकृति चित्रण किया है और छंदों का प्रयोग किया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब है हमारा चैप्टर नंबर 2, हिंदी गद्य की विविध विधाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी। ये आपस में मतलब बेसिक से ये हिंदी की विधाएं हों, लेकिन मतलब यदि हम सेपरेटली बात करते हैं तो हर विधा जो है वो अलग ही टाइप की होती है। उनकी लेखन शैली भी एक दूसरे से भिन्न होती है हमेशा ही। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं नाटक। नाटक क्या होता है? सबसे प्राचीन विधा है नाटक। नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी नाटक में तत्व का होना अनिवार्य है। तत्व कौन से होते हैं? कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या परिवेश, संवाद और भाषा, शैली, उद्देश्य या प्रतिपाद्य और अभिनयता। मतलब यहाँ पे 7 तत्व होते हैं जिनको ध्यान में रख के नाटक को बनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं नाटक के वर्गीकरण की, तो रेडियो नाटक, टेलीविज़न नाटक, नुक्कड़ नाटक, एकांकी नाटक, ये हमारे नाटक के प्रकार हैं। सेकंड है हमारा उपन्यास। साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? उपन्यास है। उपन्यास में मानव जीवन का व्यापक चित्रण किया जा सकता है। उपन्यास विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से पूर्व ही हो चुका था। उपन्यास के तत्व कौन से होते हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना, शिल्प और प्रतिपाद्य। ये 5 होते हैं उपन्यास के तत्व। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में लिख रखा है। आप इसका यूज़ करके आप बहुत बड़ा सा लिख सकते हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे ये ईजी टॉपिक है, इसको आप इजीली कर लोगे। नंबर 3 इज़ कहानी। उपन्यास की ही तरह कहानी भी लोकप्रिय विधा है। इस जो पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है कहानी के ऊपर, और कहानी बहुत ही आकार में छोटी होती है। उपन्यास की कंपैरिजन में कहानी के तत्व कौन से होते हैं? कथा वस्तु होती है, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना, शिल्प, प्रतिपाद्य। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा? लघु कथा। लघु को जैसे नाम से पता चल रहा है, छोटी कथा। गद्य साहित्य के अनेक रूपों में लघु कथा भी एक है। लघु कथा आकार में कहानी से छोटी होती है। लघु कथा हिंदी साहित्य की कैसी विधा है? एक आधुनिक विधा है। लघुता लघु कथा की एक विशेषता है, मतलब वो छोटी है, यही उसकी क्वालिटी है। लघु कथा में घटना विहीनता और विवरणहीनता के गुण होते हैं। मतलब कि
जब छोटी जो कहानी होगी तो मतलब उसमें विवरण क्या करेंगे, बहुत ही छोटी होती है ये साइज़ में। नंबर 5 क्या है, निबंध। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सवार कर जीना। वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधकर प्रस्तुत किया जाता है उसे निबंध कहते हैं। निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं देखते हैं। लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, वैचारिक और भावात्मक आधार होता है, भाषा शैली विधान में रख के निबंध को लिखा जाता है। निबंध के भेद कौन कौन से होते हैं, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध। ये निबंध के टाइप है। नेक्स्ट है हमारी आलोचना। किसी रचना का विवेचन या मूल्यांकन ही समालोचना है या आलोचना है। इसमें जो रचनाकार होता है वो रचना का क्या करता है, परीक्षण करता है और मतलब रचना के गुण दोषों को वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से प्रकट करता है। जो आलोचना के जो गुण निष्पक्षता मतलब कि आलोचना के गुण कौन कौन से होते हैं, निष्पक्षता होती है, तर्कपूर्ण संगति होती है, विवेचन और विश्लेषण होता है। और आलोचना के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सैद्धांतिक आलोचना होती है और व्यवहारिक आलोचना होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेखा चित्र है। ये बहुत ईजी होता है, जैसे जो हमने देखा होता है हम हूबहू उसके जैसा मतलब किसी को हम बताते हैं, वर्ड का वर्णन करते हैं तो वही रेखा चित्र होता है और ये एक नवीन विधा है। नेक्स्ट हमारा है संस्मरण। क्या होता है, तो संस्मरण वही होता है जब लेखक किसी व्यक्ति या स्थान के संबंध में बीती घटना का स्मरण कर उसका वर्णन करता है तो उसे ही संस्मरण कहते हैं और ये भी एक नई विधा है हमारे साहित्य में। नंबर 9 क्या है, आत्मकथा। आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई कथा होती हैं और आत्मकथा अपनी जीवनी अपने जीवन काल में ही लिखता है। मतलब जो आत्मकथा लिखने वाला होता है वो खुद की बात अपने जीवन काल में ही लिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 10 की, तो वो क्या है, जीवनी। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष के जीवन पर लिखता है, मतलब ये कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी का संबंध अन्य व्यक्ति से होता है। अब 11 क्या है, यात्रा व्रत या यात्रा वृत्तांत। जैसे कि हम कहीं घूमने गए तो हम उसका वर्णन कर रहे हैं, हम उसको लिख के बता रहे हैं, तो वही क्या होता है, यात्रा वृत्तांत होता है। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट या रिपोर्ट। रिपोर्ट के साहित्यिक एवं कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज कह सकते हैं। रिपोर्टाज का उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं बल्कि आपदाओं के प्रति जागरूक करना भी होता है। मतलब ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको बता दिया है। हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 और यहाँ से हमारा खंड नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, हिंदी उपन्यास एवं कहानियाँ। इसमें कि हमारी इकाई नंबर 3 है जैनेंद्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य। यदि हम बात करें तो प्रेमचंद जी के साथ ही जैनेंद्र कुमार का नाम लिया जाता है और ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। मतलब ये इनकी खासियत है कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों में मतलब अपनी रचनाएं की हैं। हम बात करें इनके जीवन परिचय की तो इनका जन्म हुआ था 1905 में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, आनंदी लाल था। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने हस्तिनापुर के गुरुकुल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण आदि इनको दिया गया है। मृत्यु इनकी 24 दिसंबर 1988 को हुई थी। बात करते हैं हम इस वाले चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, जैनेंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। तो मैं आपको वही कराती हूँ क्योंकि इस वाले चैप्टर में और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ही मतलब इस टाइप से मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं इनकी हेल्प से आप इसको ईजिली कर पाओगे एग्जाम में। जैनेंद्र का रचना संसार आज़ादी से पहले 1929 से लेके आज़ादी के बाद तक फैला हुआ है। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी उपन्यासों की रचना की। ये इनके बहुत ही मतलब फेमस उपन्यास रहे हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। त्यागपत्र के बारे में तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैनेंद्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहिति की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती हैं। इनके उपन्यासों में घटनाओं की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल दिया गया हो मिलता है। इसके अलावा इनकी देखते हैं क्या इनकी विशेषताएं हैं इनके उपन्यासों की।
वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। पात्रों की अल्पसंख्या के कारण भी ज्ञानेंद्र के उपन्यासों में व्यक्तिक तत्वों की प्रधानता रहती है। ज्ञानेंद्र के प्राय सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के समाविष्ट हुआ है। क्रांतिकारी तथा आतंकवादिता के तत्व भी ज्ञानेंद्र के उपन्यासों के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का भी परिचय दिया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में मौखिक प्रश्न उठाए हैं, वे मानव जीवन में विचारणीय हैं। ज्ञानेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों का विषय गांवों को न बनाकर नगरों को बनाया है। ज्ञानेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। ये पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसके अलावा इसमें थोड़े से उपन्यास बता रखे हैं ज्ञानेंद्र कुमार के, जैसे परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सुखता, व्यतीत, ये इनके उपन्यास रहे हैं जो इनके फेमस रहे हैं। बात करते हैं त्यागपत्र की, जो किसने लिखा है। अभी मैंने को बताया था, ज्ञानेंद्र कुमार जी ने लिखा है त्यागपत्र। इसके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर भी है, तो हम उसको करते हैं अब। त्यागपत्र की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। त्यागपत्र जो है एक मौलिक उपन्यास है, ये सामाजिक उपन्यास है और मौलिक उपन्यास है, जो सबसे पहले 1937 में प्रकाशित हुआ था और ये ज्ञानेंद्र कुमार की तीसरी रचना थी। त्यागपत्र है ये एक अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी है और जो इसकी नायिका है वो मृणाल है, जिसके कि जो उसका पति होता है वो उसको उसके पूर्व प्रेम का पता चल जाता है और वो उसको घर से निकाल देता है। और उसका एक भतीजा होता है प्रमोद, वो भी एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, पर वो मतलब बहुत ज़्यादा वो सहानुभूति रखता था अपने बुआ जी को लेके, बट फिर भी वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया जी। और ये जो उपन्यास है ये एक नारी प्रधान उपन्यास है। ये देखिए इसका सारांश मैंने दे रखा है, यदि मैं इसको पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं चरित्र चित्रण की, जैसे कि मृणाल है वो प्रमुख पात्र हैं, मेन कैरेक्टर है हमारे इस वाली कहानी का। सॉरी ये उपन्यास है, ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। इसके अलावा जो प्रमोद है वो मृणाल का कौन है, भतीजा है। अन्य पात्र हैं, प्रमोद की माँ है, प्रमोद के पिता भी हैं, मृणाल के पति हैं और एक कोयला वाला भी है। उसके बाद परिवेश की बात करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली से लिया गया है। संरचना में शिल्प, डायरी व संप्रेषण शैली में रचित ये एक उपन्यास है जिसको संप्रेषण शैली और डायरी में लिखा गया है। भाषा उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली यूज़ की गई है और शैली आत्मकथात्मक व संस्मरणात्मक शैली को अपनाया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा ये कहानी है जिसका मैंने यहाँ पे PDF डाल रखी है। इसका पूरा मतलब ये कहानी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। मैं यहाँ पे पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए आप इसको देख लेना एक बार। तो मैं देखती हूँ इकाई नंबर 5 देखते हैं हम सब अभी। नमक का दरोगा का वाचन। नमक का जो दरोगा ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की एक छोटी मतलब लघु कहानी है जो बहुत ही फेमस हुई थी। बात करते हैं प्रेमचंद के जीवन परिचय की। तो इनका जन्म हुआ था 1880 में यूपी के वाराणसी के लम्ही नामक गांव में। के पिता अजायब राय जो कि डाकखाने में क्या थे, मुंशी थे। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। इनके और प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने लिख रखा इनका परिचय के बारे में। इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में, ये आप देख लेना एक बार अच्छे से। जो ये कहानी है नमक का दरोगा, इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी जो है वो धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। जो नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना क्या है, समाज और शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना और उस पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करना, ये इसकी खासियत है इस वाली कहानी की। ये चैप्टर नंबर 5। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6। ये भी इसी से रिलेटेड है, नमक का दरोगा की कथा वस्तु और विश्लेषण।
ये आप इसकी स्टोरी को देख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारा। प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी 1914 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? नमक का दरोगा कहानी 1914 में प्रकाशित हुई। पहले यह कहानी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी थी। इस कहानी का हिंदी में प्रकाशन बाद में हुआ है। मतलब पहले तो प्रेमचंद ने ये कहानी उर्दू में लिखी थी, हिंदी में इसको बाद में छापा गया था। यह प्रेमचंद की यथार्थवाद व आदर्शोन्मुख कहानी है। और ये कहानी कब लिखी गई है? स्वाधीनता आंदोलन के टाइम पे लिखी गई है ये। इसको जो विषय वस्तु कथानक है वो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, पूरी वो स्टोरी आप देख लेना, वही होता है कथानक और इसकी विषय वस्तु। बात करते हैं चरित्र चित्रण की, तो यहाँ पे पंडित अलूपुद्दीन होते हैं जो प्रमुख पात्र हैं, बड़े जमींदार हैं वो एक। नेक्स्ट मुंशी वंशीधर, यहाँ कहीं कहीं पे आपको बंशीधर भी लिखा मिलेगा, वंशीधर या फिर बंशीधर, जो कि कहानी के नायक हैं और प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा वंशीधर की पत्नी भी हैं, सिपाही, चौकीदार, गाड़ीवान, वकील व मुख्तार आदि सहयोगी पात्र हैं। बात करें हम कहानी के परिवेश की, तो निम्न मध्य वर्गीय गरीब परिवार से ली गई है। संरचनाशील वर्णनात्मक कहानी को अपनाया है यहाँ पे प्रेमचंद जी ने इसमें, और शैली जो है वो अत्यंत सामान्य शैली है। भाषा वही जो ये हमेशा से यूज़ करते आए हैं, हिंदी और उर्दू का मिश्रण, और सहज व प्रभावपूर्ण इनकी लैंग्वेज रही है। तो करते हैं मूल्यांकन की। जो नमक का दरोगा है वो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती है। इस वाली कहानी को जो प्रेमचंद जी थे वो अपने समय के सजग लेखक थे, इसलिए उन्होंने नमक जैसे ज्वलंत मुद्दे को अपनी कहानी का विषय बनाया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको बता दिया है, इन शॉर्ट में आप देख लेना इसको एक बार, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 आकाशदीप। आकाशदीप का वाचन, ये भी एक कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। आकाशदीप कहानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इस कहानी में दो पात्र हैं, मीन चंपा और बुधगुप्त, और ये कहानी जो है ये समुद्री जीवन का इसमें परिवेश लिया गया है। ये पूरी कहानी समुद्र में ही ख़त्म हो जाती है। मतलब इस कहानी को टोटल 7 भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इनका जन्म कब हुआ था, मतलब इनको आप एक बार देख लेना अच्छे से, आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। इसके अलावा यहाँ ये देखिए आकाशदीप का भी मैंने यहाँ पे इस कहानी का मैंने पूरा सार दे रखा है, इसको आप अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है और उसके थ्रू आप अच्छे से कर पाओगे इसको। ये इसका कहानी का पूरी मतलब कहानी है, इसका सार है, आप इसको अच्छे से देख लेना। अब हम करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है चैप्टर नंबर 7। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 आकाशदीप की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। जैसे कि हम कहानी पहले पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मतलब हमको यहाँ से मतलब हिंट मिल जाता है और हम इसको अच्छे से कर पाते हैं। जो आकाशदीप जो कहानी है वो छायावादी कवि है और आधुनिक कहानीकार, मतलब कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? छायावादी कवि और आधुनिक कहानीकार कहा जाता है इन्हें, और ये इनकी बहुत ही फेमस कहानी थी। इस जो कहानीकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने बहुत ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है इस कहानी में। इस कहानी को टोटल 7 भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं इनके चरित्रों की, मतलब कैरेक्टर की। तो इसमें मतलब 3 टाइप के बता रखे हैं, एक तो उपस्थित सहयोगी पात्र और एक अनुपस्थित सहयोगी पात्र और प्रमुख पात्र। बात करें प्रमुख पात्र की तो चंपा है और बुधगुप्त है, नायक और नायिका हैं। और उपस्थित सहयोगी पात्र नाविक और नायक जो है, मतलब जो अनुपस्थित हैं वो है चंपा के पिता, चंपा की माँ, पोत का मालिक मणिभद्र, ये सब अनुपस्थित, मतलब इनके बारे में सिर्फ बात होती है बट ये कैरेक्टर आते नहीं है स्टोरी में। यदि हम कहानी के परिवेश की बात करें तो इस कहानी का संपूर्ण परिवेश समुद्र का परिवेश है, मतलब सारी घटनाएं जो हैं समुद्र में पोत या नौका में घटित होती हैं। इसके परिवेश को 3 भागों में बांटा गया, भौगोलिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, ऐतिहासिक परिवेश। इसके अलावा शिल्प, इसमें जटिल शिल्प की ये कहानी है, मतलब टिपिकल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है इसमें। और भाषा विषयानुकूल रही है, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग, और भाषा सजग, मतलब लोकोक्तियों का और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस वाली
मतलब स्टोरी की थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट रही है। जयशंकर प्रसाद जी ने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिखा है, यहाँ पे जटिल शैली को यूज़ किया है। ये इसको आप अच्छे से देख लेना। आकाशदीप कहानी का सार है ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9 है, जो कि क्या है, वापसी, जो कि उषा प्रेमवदा जी ने इसको लिखा है। और ये जो एक कहानी है, ये एक रिटायर्ड व्यक्ति गजाधर बाबू हैं, उनकी ये कहानी है। कहानी का सारा आप देख लेना। ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी पढ़ने में। क्लियर तो है, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, ये इसकी मतलब इसका सार है, इसको आप देख लेना, मैंने लिख रखा है। इसके अलावा जो ये कहानी है, ये मतलब दिखाती है कि वर्तमान समय में मतलब बच्चों के लिए क्या अहमियत रह गई है माँ बाप की, ये चीज़ दिखाती है। इसके अलावा ये इस कहानी का कथा वस्तु और मूल्यांकन चैप्टर है हमारा, जो कि इकाई नंबर 10 है हमारी। इसको मैं आपको कराती हूँ। वापसी आधुनिक युग में वास्तव यथार्थों को प्रस्तुत करती एक कहानी है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। उसके बाद कथा वस्तु, आप कहानी को पढ़ लेना, वहाँ से आपकी कथा वस्तु टॉपिक हो जाएगा। चरित्र चित्रण देखते हैं तो प्रमुख पात्र कौन है, गजाधर बाबू है। अन्य पात्र गजाधर बाबू की पत्नी हैं, बेटे हैं और बेटी है, और एक बेटे की बहू भी है। यदि हम परिवेश की बात करते हैं तो मध्य वर्ग परिवेश लिया गया है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली ली गई है। और संरचना शिल्प नए दौर की कहानी है, ये वर्णात्मक शैली अपनाई है और साथ में यथार्थवादी शैली भी अपनाई है। तो हम भाषा की बात करें तो यथापरक है और सरल भाषा यूज़ की गई है। मूल्यांकन, वापसी नए दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त व्यक्ति गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है। कहानी में मध्य वर्ग के परिवार का चित्रण किया गया है और भाषा जो है वो सहज व संवेदनात्मक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 हो गया है। उसके बाद हमारा खंड 3 स्टार्ट हो जाता है, जो कि हिंदी निबंध है। इसमें टोटल हम 5 चैप्टर करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा इकाई नंबर 11, रामचंद्र शुक्ल और उनका निबंध साहित्य। जो रामचंद्र शुक्ल है, उनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। ये हिंदी के मतलब बहुत ही रेपुटेड लेखक रहे हैं, आलोचक रहे हैं। इनकी असीम प्रतिभा और ज्ञान के कारण इन्हें आदर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहकर संबोधित किया जाता है। बात करते हैं जन्म की, तो 1884 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अगोना बस्ती में। के पिता थे चंद्रबली शुक्ल। प्रमुख पुस्तक इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं, 3 तरह की इन्होंने रचनाएं की हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक निबंध, ऐतिहासिक ग्रंथ। मतलब ये 3 टाइप के ग्रंथ हैं। इन मतलब जो इनकी रचनाएं हैं उनको कैटेगराइज कर रखा है। इसके अलावा चिंतामणि इनकी एक बहुत ही फेमस रही है, जो इनकी रचना है। शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली है। व्यवसाय लेखक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1941 में हुई थी, वाराणसी में। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं बताइए। मतलब इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है। छायावाद युग के समानांतर हिंदी निबंध कला का चरमोत्कर्ष विकास किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था अपने निबंधों में। जो इनकी निबंध खासियत क्या है कि इन्होंने पुष्ट भाषा का यूज़ किया है, चुस्त शैली अपनाई है, विचारों की परिपक्वता एवं क्रम विन्यास इनका बहुत अच्छा रहा है, और इन्होंने मतलब सभी कुछ नवीन और हिंदी निबंध कला को उत्कर्ष प्रदान करने वाला लिखा है। मतलब इनके निबंधों की एक खासियत रही है। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे बहुत सारी मतलब इनकी विशेषताएं लिखी है निबंधों की। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप मतलब मैंने टोटल यहाँ पे 13 लिखी हैं विशेषताएं। इनमें से आप कोई भी यदि 6 और 7 भी लिख देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप उसको लिख के उसको डिफाइन कर देना, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कि फर्स्ट क्या है, मौलिकता। सेकंड, परिमार्जित परिपाक शैली इन्होंने अपनाई है। थर्ड, भाषा की संहार शक्ति, अच्छी भाषा इन्होंने यूज़ की है। नंबर 4, मस्तिष्क तथा हृदय का समन्वय मिला के इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, सुगठित विचार परंपरा अपनाई है इन्होंने। नंबर 6, सशक्त अभिव्यक्ति इन्होंने यूज़ की अपने निबंधों में।
विषय की संबद्धता भी इन्होंने अपने निबंधों में यूज़ की है। विवेचन की निगमन पद्धति अपनाई है। व्यक्तिगता की गहरी छाप है इनके निबंधों में। हास्य व्यंग्य की छटा देखने को मिल जाती है। वैज्ञानिक विवेचन किया ही इन्होंने अपने हर विचार का, हर एक अपने तथ्य का। विषय वस्तु में पर्याप्त विविधता भी देखी गई है। प्रौढ़ एवं गंभीर शैली भी इन्होंने अपनाई है। हम यदि हम ओवरऑल कहें तो जो आचार्य शुक्ल है वो एक बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उन्होंने उसी क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो एक युग प्रवर्तक की थी। युग को बदलने वाली उनकी वो कला थी। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थे हमारे रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा हमारे चैप्टर नंबर 12 है जो कि है लोभ और प्रीति निबंध है इन्हीं का, उसके बारे में है। ये चैप्टर थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा तो मैंने यहाँ पे उसके लिए पॉइंटों में डाल दिया है, तो इससे ही आपको हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12, लोभ और प्रीति की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। जो लोभ और प्रीति निबंध है शुक्ल जी का, जो कि एक मनोविकार संबंधी निबंध है और ये एक विचार प्रधान निबंध भी है। जो इस निबंध की विषय वस्तु और भाषा शैली है वो हिंदी निबंध की प्रौढ़ता को दिखाती है। लोभ और प्रीति निबंध पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व के समाज, देश और मानव जाति की गतिविधियों के प्रति रुचि दिखाई देती है। सामान्य व्यवहार में हम लोभ और प्रीति को परस्पर विरोधी भाव समझते हैं, लेकिन शुक्ल जी का मत है कि लोभ और प्रीति में एकता होती है। हम तो सोचते हैं कि लोभ और प्रीति जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, पर शुक्ल जी एक ही मत कहते हैं कि लोभ ही सात्विक रूप से ग्रहण करने पर प्रीति में बदल जाता है। जो लोभ और प्रीति मुख्यतः विचार प्रधान निबंध है ये एक। इसमें शुक्ल जी ने विस्तार से लोभ और प्रीति का स्वरूप स्पष्ट किया है। पहले तो उन्होंने उन दोनों को बताया कि लोभ क्या होता है और प्रीति क्या होती है। उसके बाद उन दोनों का रूप बताने के बाद उन्होंने लोभ और प्रीति की तुलना भी की है। दोनों की तुलना करते हुए उनके विकास व विविध सोपानों को भी स्पष्ट किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। जो लोभ होता है वो तो वस्तुपरक होता है, किसी भी वस्तु को लेके लोभ हमारे मन में पैदा होता है। जो प्रेम होता है वो व्यक्तिपरक होता है, किसी भी व्यक्ति को लेके हमें प्रेम होता है। लोभ चाहे किसी वस्तु का हो, जो जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति करके उपभोग से भी जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले और उसे मिलती ही रहे वो चीज़। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ होने पर वह साहित्य रूप प्राप्त करता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यह चिंतामणि के भाग 1 से लिया गया निबंध है। कहाँ से लिया गया ये वाला निबंध? चिंतामणि जो इनकी रचना थी बहुत फेमस थी, उसी से लिया गया, उसके भाग 1 से ये निबंध लिया गया है। हमारा है आगे चैप्टर नंबर 13, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंध। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो एक आलोचक थे, शोधकर्ता थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे। हमारे साहित्य में उनके ये रूप हमको देखने को मिले हैं और इनका भी नाम रामचंद्र शुक्ल के साथ लिया जाता है। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि निबंध क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे निबंध से रिलेटेड हमारा चैप्टर है तो हमको थोड़ा बहुत निबंध के बारे में लिखना आना चाहिए इन शॉर्ट में, तो वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। निबंध का अर्थ होता है निबंध अर्थात जो रचना अच्छी तरह से बंधी हो अर्थात सुगठित हो, जिसमें आए हुए विचार क्रमबद्ध रूप में उपस्थित हों, ये होता है निबंध। उसके अलावा निबंध के बारे में क्या कि निबंध एक गद्य रचना होती है। पत्रकारिता के उदय के साथ इसका भी उद्भव हुआ था आधुनिक युग में। इसके अलावा निबंध का आकार छोटा होता है, इसको बैठक में पढ़ा जा सकता है। निबंध में भाव और विचार के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व की भी उपस्थिति बनी रहती है। इसके अलावा कविता के छंदों की तरह निबंध का स्वरूप निश्चित नहीं होता, यह इसका जो रूप होता है वो बदलता रहता है। निबंध से ये संस्मरण, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्ट आदि अन्य गतिविधियों का जन्म हुआ है। ये सारी जो गतिविधियाँ हैं इनका जन्म कहाँ से हुआ है? निबंध रचना से ही हुआ है। इसके अलावा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है, आप देख लेना इसको। इसके अलावा हम बात करते हैं द्विवेदी युग निबंध साहित्य,
यहाँ ये क्वेश्चन आएगा, चाहे तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा हरिहर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषताएं। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो पहले हम देखते हैं द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य। इन्होंने उपन्यास, हिंदी साहित्य का इतिहास, शोध एवं आलोचना के साथ निबंधों की भी रचना की है। मतलब इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, मतलब शोध व आलोचना भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं। द्विवेदी जी को उनके निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब अच्छे निबंध लिखे हैं इन्होंने, इसलिए तो उनको मतलब बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला है हमारे साहित्य का। स्वतंत्र निबंध संग्रह के अलावा उनके कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी निबंध की शैली में हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, आलोक पर्व आदि द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन निबंध संग्रहों में उनके कई शोधपरक निबंध भी शामिल हैं। वे अपने निबंधों के विषय प्राचीन भाषा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से उठाते हैं और मतलब उस पर चिंतन करते हैं। इसमें ज्योतिष्य, इतिहास, साहित्य, मानव जीवन के विविध पक्ष जुड़े रहते हैं और बीच बीच में हास्य और व्यंग भी करते हैं। किंतु फिर भी गंभीरता तो बनी ही रहती है जो कि उन्होंने अपना रखी है। फिर उनके कथ्य के निष्कर्ष बहुत दूर तक जाते हैं। ये मतलब उस टाइप को उन्होंने निबंध लिखा है, निबंध साहित्य लिखा है। इसके अलावा निबंध की विशेषताएं देखिए। इनका नाम भी रामचंद्र शुक्ल के साथ ही लिया जाता है और निबंध क्षेत्र में इनको विशेष ख्याति मिली थी। ये विशेषताएं हैं कि विषय अनुसार इन्होंने शैली अपनाई है, अवलोकन और विश्लेषण किया है, सामाजिक जीवन से संबंधित लिखा है, जो भी कुछ लिखा है, विचारों की गहनता का यूज़ किया है अपने निबंधों में, निरीक्षण की नवीनता अपनाई है। इसके अलावा ये आप देख लेना बाकी विशेषताएं कौन कौन सी इन्होंने अपनाई हैं अपने निबंधों में। अब हमारा है चैप्टर नंबर 14 जो नेक्स्ट है। ये एक कुटुज है, कुटुज नाम का ये हमारा एक चैप्टर है जो कि ये कुटुज है, ये एक निबंध है जो कि हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और इस मतलब निबंध का केंद्र क्या है, कुटुज नाम का एक पौधा होता है जो कि पुष्पों से भरा होता है। निबंध के स्टार्टिंग में द्विवेदी जी बताते हैं कि कुटुज जहाँ उगता है, पनपता है या मतलब पल्लवित होता है, वह स्थान है शिवालिक श्रृंखला, अर्थात हिमालय की निचली पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे कुटुज उगता है। और ये कुटुज का सार है, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है कि कैसे क्या इसकी मतलब कहानी है, निबंध में क्या इसका सार है वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसको आप देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्वस्तु की। तो अंतर्वस्तु में विचार पक्ष है, भाव पक्ष है, आचार्य और जिज्ञासा, मतलब इस टाइप से टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको हम अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा लेखकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, मतलब कि कौन कौन से यहाँ पे लेखकीय गुण अपनाए गए हैं, जैसे मानवीय गरिमा के समर्थक रहे हैं, पांडित्य, सहजता, विचारशीलता, सौंदर्य दृष्टि, ये चीज़ अपनाई गई हैं। भाषा शैली की बात करते हैं तो भावपूर्ण भाषा शैली है, प्रभावमयी है, सहज है। और जो मतलब एट लास्ट यदि हम बात करें तो द्विवेदी जी का जो कुटुज नामक निबंध है वो उनके व्यक्तित्व एवं संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। यह द्विवेदी जी के लेखकीय व्यक्तित्व के प्रभाव से पूर्ण एक कैसा निबंध है, ललित निबंध है ये एक। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15, सहस्र फणों का मणिद्वीप, जो कि लिखा है कुबेरनाथ राय ने। उसके अंतर्वस्तु और विश्लेषण देखते हैं हम इस वाले में। कुबेरनाथ राय ललित निबंध के क्षेत्र में ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में इस विधा को स्थापित करने में बेहद अग्रणी भूमिका निभाई है। कुबेरनाथ राय के एकमात्र कविता संग्रह कंथामणि को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने हिंदी साहित्य की सिर्फ एक विधा निबंध को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति में आयतर तत्वों का महत्व, रामकथा के अन्य प्रसंगों की मौलिक व्याख्या और संस्कृति के साथ इतिहास का नवीनतम बोध स्पष्ट दिखाई देता है। इनका जीवन परिचय है, इसको आप देख लेना एक बार, इन शॉर्ट में मैंने आप सबके लिए लिख रखा है। उसके अलावा जो ये सहस्र फणों के मणिद्वीप का जो कथ्य है वो क्या है कि इसमें मणिपुर के बनने की पौराणिक व ऐतिहासिक कथा का वर्णन किया गया है कुबेरनाथ राय के द्वारा। इस निबंध का जो मुख्य परिपाद्य मतलब जो मेन इसका एम है वो मणिपुर है, उसको बनाया गया। मणिपुर के बारे में ये कथा है, आप इसको पढ़ लेना कि मणिपुर का मतलब उद्भव कैसे हुआ था। इसके अलावा विचार पक्ष और भाव पक्ष भी दे रखे हैं। और संरचना शिल्प में जैसे शैली मतलब जो ये निबंध है
ये कहानी और निबंध का एक मिक्सचर है, कल्पना और विचार का भी समन्वय किया गया है। तो हम भाषा की बात करते हैं तो तत्सम तद्भव स्थानीय शब्दों से परिपूर्ण है इसकी भाषा। और कुबेरनाथ राय जो है इस निबंध मिथक, पुराण, इतिहास, भूगोल सभी को छानकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और इस निबंध में मणिपुर के सौंदर्य को उजागर किया गया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 15, जो मैंने मतलब हमने पूरे 15 चैप्टर कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद बुक के लास्ट में मतलब कुछ पैसेज दे रखे हैं, गद्यांश दे रखे हैं, और इन्हीं में से हमारे कोई भी चार या 5 गद्यांश आएंगे, जिनमें से हमको कोई भी 2 करने होंगे, और एक गद्यांश के लिए हमको 18 मार्क्स नंबर मिलेंगे, मतलब 18 मार्क्स का एक हमारा गद्यांश रहेगा। तो मेरा मोटिव क्या है इनको डालने का यहाँ पे, क्योंकि यदि आपको ये पता चल जाए गद्यांश देख के कि मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको देख के हमको ये पता चल जाता है कि ये वाला जो मतलब स्टैंजा है या हमारा गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है। यदि हमको ये बात पता चल जाए और हम पता फिर तो हमको मतलब ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि हाँ उस चैप्टर से लिया गया है और उसका राइटर ये है, तो हम उसको ईजिली डिफाइन कर देंगे, हिंदी में हो जाता है। बट हमें सबसे मेन जो चेक करने वाला होता है उसका ध्यान यही जाता है कि इसको पता है कि स्टैंजा किस चैप्टर से लिया गया, लेखक कौन है, मतलब यहीं से हमको मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये हमारे त्यागपत्र जो था, जो कि जनेंद्र कुमार ने लिखा है, ये उसके स्टैंजा हैं। इसमें कीवर्ड्स क्या रहेंगे इस वाले चैप्टर के, कि आपको पैसेज में बुआ, प्रमोद, इस टाइप से वर्ड मिलेंगे। देखो जैसे फर्स्ट पैसेज में बुआ लिखा हुआ है, नेक्स्ट में भी प्रमोद है, फिर नेक्स्ट में बुआ है। मतलब इस चैप्टर के हमको टोटल उन्होंने 18 स्टैंडर्ड दे रखे, मे बी हाँ 18 स्टैंडर्ड दे रखे हैं। इन 18 में से एक तो आपको मिल ही जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे वर्ड हो गए प्रमोद, यहाँ पे कोयला वाला भी आएगा। मतलब जो हमने कैरेक्टर पढ़े हैं उनका यूज़ करके भी हम इसको अच्छे से जान पाएंगे कि किस चैप्टर से गद्यांश लिया गया है ये हमारा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो कहानी था नमक का दरोगा, प्रेमचंद जी ने जो लिखी है, इसमें जैसे नमक वर्ड आ जाएगा, वंशीधर आ जाएगा, लोपुदीन आ जाएगा। इसमें हमारा स्टैंजा कम है और हर स्टैंजा में आपको वर्ड मिल जाएगा, लोपुदीन, वंशीधर, नमक। मतलब ये हमारे कीवर्ड्स इस वाले चैप्टर के लिए। इसमें टोटल हमको 11 स्टैंजा दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा आकाशदीप है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इसमें आपको मणिभद्र, चंपा, बुधगुप्त और जैसे कि समुद्र से रिलेटेड जो भी आपको एक्टिविटी दिखेगी वो सारी आकाशदीप से ही ली गई है, और जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इससे रिलेटेड इन्होंने हमको 10 स्टैंजा दे रखे हैं, और आपको हर स्टैंजा में वर्ड दिख जाएगा, चंपा, बुधगुप्त या फिर मणिभद्र, ये आपको हर एक में मिल जाएगा। तो इससे हमारी हेल्प हो जाएगी जानने में। नेक्स्ट हमारा है वापसी, जो कि उषा प्रेमवदा जी ने लिखा है, और इसमें आपके लिए कीवर्ड रहेगा गजाधर बाबू। आपको मतलब हर एक स्टैंजा में मिल जाएगा गजाधर बाबू, तो ये इससे हमको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है लोभ और प्रीति, जो कि लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, और ये एक निबंध है। इसमें भी आपको इसमें कीवर्ड्स क्या रहेंगे, इसलिए तो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि हर एक स्टैंजा में आपको लोभ और प्रीति वर्ड देखने को मिल जाएगा। आप देख भी सकते होंगे यहाँ पे कि जैसे लोभ और प्रीति फर्स्ट स्टैंजा में भी मिल जाएगा आपको, मतलब हर स्टैंजा में आपको मिल जाएगा। और इन्होंने इसके लिए भी हमको टोटल 12 स्टैंजा दे रखे हैं, मतलब, और हर स्टैंजा में आपको लोभ और प्रीति वर्ड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कुटुज, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये भी एक निबंध है। इसमें आपको कुटुज वर्ड मिलेगा, कीवर्ड रहेगा कुटुज। इसके अलावा जैसे एक छोटा सा पेड़ है, ठिगना सा पेड़ है, और हमको जैसे कि अच्छे से इंसान को जीना चाहिए, मतलब अपने मन को जीत कर जीना चाहिए। इस टाइप से आपको मतलब जो होते हैं ज्ञान टाइप की बातें वो मिलेंगी आपको इस वाले चैप्टर में। इसके अलावा ये चैप्टर नंबर 15 है, जो हमारा सहस्र फणों का मणिद्वीप, कि कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। इसमें आपको मणिपुर कीवर्ड रहेगा। मणिपुर का मतलब मणिपुर का यहाँ पे सौंदर्य बता रखा है, तो जैसे आपको हर स्टैंजा में आपको मणिपुर मिल जाएगा, मणिपुर वर्ड। तो ये हमारा कीवर्ड रहेगा इस वाले चैप्टर के लिए। और इसमें तो उन्होंने बस हमको टोटल 6 स्टैंजा ही दे रखे हैं। इसके अलावा ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी इस पूरी बुक के, जिससे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब लिखे हैं आप सभी के लिए, कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो उसमें मैंने टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। इन 12 में से आपको कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे एग्जाम में। इस बात की मेरे मेरे मतलब पूरी श्योर हूँ मैं इस बात को लेके। इसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कौन कौन से कारण रहे थे, जैसे कि ईसाई मिशनरियाँ आई थी, नवीन आविष्कार हुए, शिक्षा का विस्तार हुआ था, मतलब समाज सुधार के बहुत सारे आंदोलन हुए थे, मतलब ये सारे कारण रहे थे विकास के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, भारतीय हिंदू युग या द्विवेदी युग के विस्तार को मतलब दोनों युगों को विस्तार से बताइए, या फिर कोई भी एक आपसे युग पूछ लेगा इसके बारे में वो। तो मतलब यहाँ से ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे भारतीय हिंदू युग को प्रवेश द्वार माना जाता था। जो द्विवेदी युग है वो मतलब भारतीय हिंदू युग के बाद आया था। द्विवेदी युग का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे रखा गया है। मतलब मैं आपको ये सारा बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी और नाटक के बारे में लिखिए। जैसे देखा चित्र और संस्मरण के बारे में लिखिए, आत्मकथा और जीवनी के बारे में लिखिए, मतलब इस टाइप से ये हो जाएगा। और क्वेश्चन 4 क्या है, जैनेंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे उन्होंने उपन्यासों की उनकी क्या खासियत रही है, क्या क्वालिटी रही है। क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट है, त्यागपत्र की संरचना शिल्प, या पूछ लेगा शैली के बारे में बताइए या भाषा के बारे में बताइए। मतलब त्यागपत्र मैंने आपको टोटल उसके 2 चैप्टर हैं जो कि हमने अभी देखे थे, और उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। मतलब वो हमसे संरचना शिल्प पूछ लेगा, या फिर शैली पूछ लेगा, या भाषा पूछ लेगा, या फिर कैरेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन कौन से यहाँ पे कैरेक्टर्स थे, मतलब ये भी हमसे पूछ सकता है। नंबर 6 है, नमक का दरोगा जो है उसमें सहायक पात्रों की विशेषताएं बताइए। मतलब जो पात्र थे उनके बारे में हम लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा संरचना शिल्प पूछ सकता है, भाषा के बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाशदीप का शिल्प उदाहरण से समझाइए। मतलब उसका शिल्प पूछ लेगा। इसके अलावा जैसे मतलब हर एक में पूछ सकता है, भाषा के बारे में बताइए, शिल्प बताइए, पात्र बताइए, शैली बताइए, मतलब हर एक के बारे में पूछ, जैसे कि नेक्स्ट जैसे वापसी है, वापसी कहानी कथा सार बताइए, परिवेश बताइए, मतलब इस तरह से पूछ सकता है वो हमसे। नेक्स्ट क्या है, नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं बताइए। मतलब कि उन्होंने निबंध कैसे लिखे, उनकी विशेषताएं बतानी है। मैंने टोटल 13 विशेषताएं बताई थी, उनमें से आप कोई भी 6 या 7 लिख के आप उसको डिफाइन कर देना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर 10, लोभ और प्रीति के भाव पक्ष विचार पक्ष पर प्रकाश डालिए। ये ले आइए, या फिर लोभ और प्रीति निबंध से रिलेटेड मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। मैंने वहाँ पे पॉइंट्स में लिख रखा है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कुटुज की भाषा शैली के बारे में लिखिए, या फिर अंतर्वस्तु का विश्लेषण कीजिए। ये आपसे पूछ सकता है कुटुज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सहस्र फणों का मणिद्वीप की भाषा शैली या फिर कथा के बारे में पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमने ये निबंध की हैं, कहानियाँ की हैं, उपन्यास किए हैं, मतलब इनसे रिलेटेड वो जो हमने सब पॉइंट्स किए हैं, जैसे हर एक के, जैसे कथासार, कथा वस्तु, परिवेश, भाषा, संरचना, शिल्प, अंतर्वस्तु, मतलब जैसे हमने हर एक के किए हैं हमने, तो मतलब उनसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। मतलब हमको ऐड ऑन तो हम स्टोरी को भी करेंगे, मैंने आपको स्टोरी भी बता दी है हर एक की अच्छे से कि क्या उसका सार रहा है, तो मतलब उसी को हम मिक्स करके हम उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो मतलब मैंने आपको ये पूरी इस बुक को सीरीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। सबसे पहले तो आपको टोटल यहाँ पे मतलब सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे मैंने आपको पूरी 15 इकाइयाँ करा दी थी। उसके बाद मैंने आपको गद्यांश कराए हैं कि गद्यांश में कैसे हम कीवर्ड्स का यूज़ करके हम अपने मतलब गद्यांश को समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। उसके बाद मैंने आपको बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि मैंने टोटल 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं आप सबके लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आई होप कि आप सबके लिए ये सब मतलब जो मैंने आपको बताया है, आप सबके लिए ये सब कुछ हेल्पफुल रहे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको एग्ज़ाम में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये एक वीडियो बनाई है जिससे मैंने पूरी बुक को कवर कराया है। आई होप कि आप सब के लिए ये हेल्पफुल रहे। मैंने आपको पूरी बुक करा दी है एक ही वीडियो में, जिससे कि आपको मतलब आप थोड़े से कम टाइम में ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ये मैं आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ।
जिससे आपको यदि किसी मतलब कुछ रह जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको अच्छे से देख सकते हो, और एक बार अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो आपका ये पेपर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारा इजी सिलेबस है इस वाले बुक का मतलब। और हमारा इसका एग्ज़ाम कब है? 2 दिसंबर को ही है हमारा इसका एग्ज़ाम। और ये हमारी बुक थी BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। थैंक यू एवरीवन।